नमस्कार, मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। इटली में एकीकरण की विभिन्न बाधाओं के बावजूद भी वहाँ स्वतंत्रता, समानता और देश प्रेम की भावना अधिक समय तक दबी नहीं रह सकी और इटली में स्वतंत्रता व उदारवाद की प्राप्ति के लिए प्रयास हुए, जिसके लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई। तो कुछ गुप्त संस्थाएं बनाई गई। इटली के एकीकरण में जो सहायक थी प्रारंभ में, वो कुछ गुप्त संस्थाएं थी। जैसे पहली बनी थी लीग ऑफ सबलाइम एंड परफेक्ट मास्टर्स। इसका संस्थापक था फिलियो बोनार्टी। सर्वप्रथम स्वतंत्र व एकीकृत इटली के लिए इसने आवाज उठाई थी। इसको यूरोप में गुप्त संस्थाओं की प्रणाली का जन्मदाता भी किसको माना जाता है? इटली को, क्योंकि सबसे पहले गुप्त संस्थाएं इटली में स्थापित हुई थी, इसलिए यूरोप में गुप्त संस्थाओं की प्रणाली का जन्मदाता इटली को माना जाता है। इसके अलावा अन्य संगठन थे, जैसे रागी, मेसोनेरिया, फेडरेटी, ये पिडमांट में थे। अडेल्फी ये लोबार्डी में था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो रही वो कार्बोनरी थी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोयला झोंकने वालों अथवा चिंगारी लगाने वालों का संगठन था। इसकी स्थापना 1810 में कहाँ हुई? नेपल्स में। संस्थापक था गिवर्टी। इसका संस्थापक गिवर्टी था। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में नेपल्स में हुई थी। इसमें कुलीन वर्ग, सैनिक अफसर, किसान, धर्मगुरु, यहाँ तक कि बुजुर्गा वर्ग ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तो सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। इसका उद्देश्य था विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। विदेशी जैसे ऑस्ट्रिया वगैरह इनका प्रभाव था ना, तो उसकी प्रभावत्व को समाप्त करना। तो ये तो होगी कुछ संस्था। इसके बाद में आर्थिक विकास। 18वीं शताब्दी के अंत में कुछ विचारकों ने, जिनमें फर्डिनेंडो गिलियानो, सिजारे बेकारियो, पीटर वेरी इत्यादि प्रमुख थे, ने आर्थिक सुधारों की तरफ इटली का ध्यान आकर्षित किया। 1730 से 1733 ईस्वी के मध्य में कार्लो इमेनुएल तृतीय ने सार्डिनिया में और 1790 से 1829 ईस्वी के मध्य में फर्डिनेंड तृतीय ने टस्कनी में आर्थिक और औद्योगिक सुधार लागू किए। और जब यहाँ पर आर्थिक और औद्योगिक सुधार लागू किए गए तो इन प्रांतों ने बहुत ज़्यादा प्रगति की। इन प्रांतों ने बहुत ज़्यादा प्रगति की थी। इटली के प्रवृत्ति अर्थशास्त्री गियन डोनिनियो रोमोग्नेसी आदि ने आर्थिक सुधारों की दलीलें दी। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय बचत और विनियोग को प्रोत्साहन देने, आवागमन के अच्छे साधनों को विकसित करने और यूरोप के विकसित औद्योगिक देशों से तकनीकी ज्ञान के आयात की मांग की। अर्थशास्त्रियों की ये देन थी कि इटली वासी आर्थिक सहयोग और एकता में इटली की एकीकरण का भविष्य देखने लगे। 1839 में अखिल इटली की वैज्ञानिक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ पिसा में। इस अधिवेशन में इटली के सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकीकरण की मांग की जाने लगी। अब देखो, राष्ट्रीय बचत क्या होती है? एक लंबी अवधि के लिए निवेश का माध्यम और इसके जरिए एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश को रिटर्न मिलता रहता है। और विनियोग और निवेश क्या होता है? ऐसा वे जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। सामान्यतः इसे किसी वर्ष में पूंजी स्टॉक में होने वाली वृद्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। इस समय राष्ट्रीयता को विकसित करने में लेखकों ने भी बड़ा योगदान दिया, जिसमें अल्फ्राई, लियोपार्डी, मांजोनो, डी एंजिलियो, फास्कोल, रोसेटी आदि ने जनता को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1832 ईस्वी में सिल्वियो पोलियो ने ऑस्ट्रिया के जेलखाने का 10 वर्षीय वृत्तांत ले मी प्रिजियोनी नामक पत्रिका में लिखा। तो ये लेखक थे, उन्होंने भी राष्ट्रीयता को विकसित करने में बड़ा योगदान दिया। कुछ विद्रोह हुए थे प्रारंभ में, उन्होंने भी राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में बड़ा योगदान दिया। जैसे 1820 में स्पेन के विद्रोह से प्रेरणा पाकर नेपल्स एवं पिडमांट की जनता ने वहां के शासकों से संविधान की मांग की। और सबसे पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? नेपल्स में। किंतु ऑस्ट्रिया के सैनिक हस्तक्षेप के कारण यह असफल रहा, क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार की वहां पर संवैधानिक मांग की जाए या लोकतंत्र की स्थापना हो। 1821 ईस्वी में नौजवान फौजी अफसरों ने पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुएल प्रथम से संवैधानिक प्रशासन और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध स्वाधीनता युद्ध की मांग की। विक्टर इमैनुएल प्रथम ने घबराकर अपने भाई चार्ल्स फेलिक्स के पक्ष में सिंहासन का परित्याग कर दिया। चार्ल्स फेलिक्स का रिजेंट चार्ल्स एल्बर्ट नियुक्त हुआ प्रतिशासक। चार्ल्स एल्बर्ट ने संविधान की मांग स्वीकार कर ली, किंतु ऐसा करने पर उसे मेटरनिख की सहायता से निर्वासित कर दिया गया। चार्ल्स एल्बर्ट ने संविधान की मांग स्वीकार कर ली, उसने जनता की मांगों को स्वीकार किया, तो इससे मेटरनिख नाराज हो गया और मेटरनिख ने की सहायता से ही उसको वहां से निष्कासित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया, रूस व प्रसा ने राजतंत्र की रक्षा के लिए सैनिक हस्तक्षेप की मांग की, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस सैनिक हस्तक्षेप के पक्ष में
नहीं थे। तो इस प्रकार कंसर्ट ऑफ यूरोप की परीक्षा की घड़ी आ गई। कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या है कि 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस द्वारा निर्धारित की गई यूरोपीय देशों की सीमाएं, यह व्यवस्था शक्ति संतुलन का प्रतिनिधित्व करती थी। 1815 में वियना कांग्रेस में जो यूरोप की सीमाएं निर्धारित की गई थी उसको कंसर्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है। किंतु यूरोप के पुलिसमैन के नाम से विख्यात मेटरनिक ने दोनों स्थानों पर सेना भेजकर इन मुद्रों को दबा दिया। मेजिनी और गैरिबाल्डी जैसे देशभक्तों को निष्कासित कर दिया गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि प्रारंभ में जो विद्रोह हुए थे वो कोई ज़्यादा सफल नहीं हुए, उनको दबा दिया गया। लेकिन इन प्रारंभिक विद्रोह ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बड़ा योगदान दिया। फिर अगला जो एकीकरण में सहायक तत्व है वो है ज्यूसेप मेजिनी या मैथ्सेनी। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में एकीकरण में अगला सहायक है गैरिबाल्डी, काऊर। तो ये इनके बारे में 1848 की फ्रांस की क्रांति, पर्सा का सहयोग, पोप की उदारवादी नीति, ये अन्य कारण हैं जो एकीकरण में सहायक रहे। तो अब इन कारणों को आगे हम विस्तार से देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।